कमाल का सवाल लेकर एक बार मैं फिर हाजिर हूँ साथियों, एक ऐसी शख्सियत के साथ जो ज़मीन की मिट्टी की खुशबू भी पहचानते हैं और देश की दिल्ली की राजनीति के गलियारों को भी पहचानते हैं, जो एक भारतीय किसान यूनियन लोकहित के फाउंडर हैं और आप लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो साथियों, आज ये सवाल किसी गांव के नहीं, किसी ग्राम पंचायत के नहीं, बल्कि पूरी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के, पूरी यूपी की जनता के सवाल होंगे। और आज मेरे मेहमान जो शख्सियत हॉट सीट पर कमाल का सवाल में हैं, वो श्री हरीश हुण जी हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। और आभार आपका, हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने जो अपना प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए आभार, और मुझे अपने यहाँ बुलाया, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, मकसद दरअसल ये है, ये कुछ चीज़ें तो आदमी किताबों में पढ़ता है और कुछ चीज़ें उसे देखकर सीखने को मिलती हैं। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े स्टूडियोज़ में सेलिब्रिटी और बड़े बड़े लोग जाते हैं, वो अपने मन की और दिल की बात करते हैं, लेकिन गांव की जो ग्रामीण ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, जो आदमी अपने प्रतिनिधि को वोट देने के बाद में उसे फिर ये पता नहीं चलता मेरा प्रतिनिधि कौन था, वो दोबारा उसे नहीं मिल पाता है, उसी को देखते हुए, क्योंकि आपको जो प्यार मिल रहा है समाज से मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना मैं अपनी जनता को, अमरोहा लोकसभा की जनता को, आपकी खामियां, आपकी अच्छाइयां दोनों बताऊं। क्या आपके अंदर में, तो आप एक किसान नेता भी हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, एक किसान नेता का काम है कि वो एक किसान की जब उसकी परेशानी को देखता है तो वो उसका पक्ष सरकार के सामने रखता है, लेकिन एक प्रवक्ता का काम है कि वो स्टूडियोज़ में जाकर अपनी पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से और वो अपनी पार्टी के हर मुद्दे को सही ठहराता है। तो ऐसे दोहरे उसमें आप कैसा महसूस करते हैं? जब आपको दोनों चीज़ों को देखना पड़ जाए तो आप कैसा महसूस करते हैं, थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छी आपने शुरुआत की कि लोग आज स्टूडियो में जाकर मन की बात करते हैं। बस हमारा यही एक प्रयास है कि हम जन की बात करें, हम मन की बात ना करके जन की बात करें, और हम उस वर्ग की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उस किसान की आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं जो आज़ादी से आज तक शोषित रहा है, पीड़ित रहा है, उपेक्षित रहा है, उसको मुख्य धारा में लाया ही नहीं गया। यहाँ तक कि किसान का बच्चा जब स्कूल में क्लासरूम में जाता है और अपना परिचय देता है और जब वो बोलता है ना, माय फादर इज़ अ फार्मर, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक हताशा, उदासीनता और निराशा पैदा होती है और उसे सेल्फ रिजेक्शन में सफ़र करना पड़ता है। लेकिन आज देश में 2021 के किसान आंदोलन के बाद किसान बड़े गर्व से कहता है, किसान के बच्चे बड़े गर्व से कहते हैं कि हम किसान हैं। हमारी समस्या प्रकृति से लड़ना भी है, लेकिन हमारी समस्या अपने हकों के लिए हुकूमत से लड़ना भी है, क्योंकि हुकूमत हमारे हक पर डाका डालती है। किसान फसल उगाता है, लेकिन उसको उसकी फसल के दाम तय करने का भी हक नहीं है। आपने अभी एक बीच में एक बात कही कि जब किसान का बेटा स्कूल में जाता है और कहता है माय फादर इज़ फार्मर, तो उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, आप ये कहना चाहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है, अगले 10 सालों में आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप एक किसान नेता हैं, आपके पास ऐसा क्या रोड मैप है आपके पार्टी के पास में, अगर आपकी अलायंस की सरकार आती है और आपको एक मौका मिले, तो जो किसान का बेटा आज कृषि से दूर भाग रहा है, इसे घाटे का सौदा समझ रहा है, तो आप उसे कैसे कहेंगे एग्रीकल्चर बिजनेस, उसे कैसे उसकी तरफ मुतासिर करेंगे? खेती घाटे का सौदा बनाया गया है नहीं, समझ रहे हैं आप? समझिए, जो किसान आवश्यक वस्तु पैदा करता है, हम एसेंशियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हो सकता है कोई आदमी कैमरा बनाता हो, कोई कंपनी, बिना कैमरे के आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन बिना अन्न के आदमी जीवित नहीं रह सकता। किसान अनाज पैदा करता है। और गांधी का देश जो गांव में बसता है, जो देहात में बसता है, और देहात में कौन है? किसान। इस देश को विकसित करने का रोड मैप, इस देश को समृद्ध करने का रोड मैप सिर्फ एक है, इस देश को, किसान को समृद्ध करिए, किसान को विकसित करिए, ये देश अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा। जब तक इस देश का किसान सड़कों पे रुलता रहेगा, जब तक इस देश का किसान कर्ज के बोझ में दबा रहेगा, जब तक इस देश के किसान को हुकूमतें
बराबर का हक नहीं देंगी, बराबर का सम्मान नहीं देंगी, मुख्य धारा में नहीं लेकर आएंगी, ये देश डेवलप्ड नहीं हो सकता, चाहे 2047 का कोई सपना देख ले या 57 का देख ले। सर मेरे पास 2 लाइनें हैं अल्लामा इकबाल साहब की। अल्लामा इकबाल साहब ने किसानों के लिए, एक मज़दूर के लिए, एक देहात के लिए एक शेर लिखा था। आपने कहा है, जिस खेत को दैका से मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर गो से गंदुम को जला दो। ये आपका दर्द, आपकी पीड़ा, इसी से मिलता जुलता मेरा एक सवाल है। अगर आपकी पार्टी कल सत्ता में आ जाए और आप देश के कृषि मंत्री बना दिए जाएं और आपकी सरकार की नीतियां किसानों के हितों के खिलाफ हों, तो आप एक स्टूडियो में जाकर पार्टी का पक्ष रखेंगे या इस्तीफा देना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, पार्टी का पक्ष तो छोड़ दीजिए और स्टूडियो में जाकर भी जाना छोड़ दीजिए। मैं अपने किसानों के बीच जाकर मेंढ पे बैठूंगा। आप पार्टी को नहीं देखेंगे? नहीं, आप समझ, पार्टी या कोई भी संस्था या कोई भी संगठन लोगों के जीवन में वैल्यूज ऐड करने के लिए बनाया जाता है, बर्बाद करने के लिए नहीं। जब जिस दिन मेरा ही कोई अंग मेरे शरीर को गलाने लगे, सड़ाने लगे, तो उसको काट देना चाहिए। उसको काट देना चाहिए। जिस रोज़ आपको लगेगा कि पार्टी के नीतियां किसानों के भले में नहीं है, तो आप पार्टी नहीं देखेंगे। इस देश में, इस दुनिया में जो भी किसान का हक छीनेगा, चाहे मेरा परिवार का सदस्य हो, मेरे दल का सदस्य हो या मेरे देश का सदस्य हो, चाहे कोई भी हो, हम उसके सामने आंखों में आंख डालकर सवाल पूछेंगे और हक छीनने नहीं देंगे। आपके परिवार से, आपकी फैमिली से, आपका बेटा, आपका भाई, कोई चाहता है कि मैं एक अच्छा किसान बनूं और खेती करूं और खेती को अपना बिजनेस बनाऊं? आज तो मुल्क के हालात ये हैं, मेरे परिवार को तो छोड़ दीजिए, कोई पिता अपनी बेटी का हाथ किसी किसान के हाथ में नहीं देता। फिर कैसे उस नौजवान को वापस लाओ? हाँ, वही बता रहे हैं। जब किसी भी नौजवान को या किसी भी देश को दिशा देनी होती है, क्योंकि युवा तो शहर भाग रहा है ना सर, खेती को छोड़। लेकिन आप याद रखिए, जो रास्ता गांव से शहर जाता है वही रास्ता शहर से गांव भी जाता है। अब किसी भी नौजवान को, किसी भी देश को, किसी भी देश के वर्ग को जब दिशा देनी होती है, तो वो दिशा नीतियों से दी जाती है। और नीतियां कलम की ताकत और वोट की ताकत से लोकतंत्र में बनाने का हक मिलता है। हम उसी हक को पाने के लिए अपने वर्ग के लिए, अपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए जब कलम की ताकत से उसको हक देंगे, उसको अधिकार देंगे, तो निश्चित रूप से वो उस तरफ चला जाएगा जिस तरफ उसको जीवन बेहतरी की दिशा मिलेगी। आप 2 नावों में सवार क्यों हैं? 2 नाव कौन सी? आप किसान नेता हैं, हाँ, दूसरी तरफ आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप एक ही प्लेटफार्म पर काम क्यों नहीं कर रहे? उसके बारे में मैं बता दूं, लोकतंत्र में राजा भी राजनेता है और राजा बनाने वाली जनता भी राजनेता है। लोकतंत्र में हर नागरिक, हर वोटर राजनेता है, क्योंकि जो राजा बना रहा है आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वो राजनीतिक नहीं है। उसको इतनी समझ है कि मुझको किसको राजा बनाना है, किसको हक देने हैं अपना मुस्तकबिल लिखने के लिए। तो लोकतंत्र में राजा बनाने वाला भी और राजा भी, इस देश में हर वो नागरिक राजनीति करता है जो वोटर है। अब बस 2 बातें हैं, बैड पॉलिटिक्स और गुड पॉलिटिक्स। बैड पॉलिटिक्स क्या है कि जब किसी का हक छिन रहा हो, जब किसी के अधिकार लूटे जा रहे हों, तब मैं चुप रह जाऊं। और गुड पॉलिटिक्स क्या है कि जब देश या किसी व्यक्ति के हक छीने जा रहे हों, तब मैं बुलंद आवाज बन के सामने खड़ा रहूं। क्षेत्र में मुझे ऐसा कुछ क्यों लगता है कि नौजवान आपसे क्यों जुड़ रहे हैं? क्या लालच दे रहे हैं आप उनको? क्या बताना चाह रहे हैं? मेरे पास तो नौजवानों को देने के लिए अपना फ़ोन नंबर है कि इस नंबर पे दिन हो या रात, आप किसी भी समय मुझे फ़ोन करना, मैं आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए उपलब्ध रहूँगा। बस ये चीज़ मैं नौजवानों को दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ और देने के लिए नहीं। वो शेर है अहमद फराज साहब का, तुम्हारी आंखें बताती हैं, तुम्हारी आंखें बताती हैं तुम्हें हमसे मोहब्बत है, तुम्हारी आंखें बताती हैं तुम्हें हमसे मोहब्बत है, मगर दिल की तसल्ली को ज़रा इजहार हो जाए। तो ये इजहार करना तो आपको पड़ेगा, आज निकल करना पड़ेगा। चुनाव लड़ना चाहते हैं?
हाँ बिल्कुल। अच्छा। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब तक आपको वोट की ताकत से ये हक नहीं मिलेगा, देखिए आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से आपका जीवन दो दिशा में जाता है, एक बेहतर होता है, एक बदतर होता है। जीवन कभी ठहरता नहीं है। यदि आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो आपको कलम की ताकत लेनी पड़ेगी। हाँ, आंदोलन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, सड़कों को गुलजार करने के माध्यम से आप अपने जीवन को बदतर होने से बचा सकते हैं, बेहतर नहीं कर सकते। अभी आपने आंदोलन का जिक्र किया, क्या ऐसा नहीं है जब किसान यूनियन अराजनीतिक दल होते हैं तो जब कोई आंदोलन होता है उस आंदोलन को जब किसी राजनीतिक दल को चुनाव हराने के लिए एक नया रूप ले लेता है किसान यूनियन और उसके झंडे और उसके कार्यकर्ता उस दल को चुनाव हराने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, तो जो सबसे पीछे वाली पंक्ति में खड़ा हुआ किसान है, जो मजदूर किसान, छोटे तबके का किसान है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि उसकी जो मूलभूत चीज़ें हैं जो उसे चाहिए उनके सारे मुद्दे धूमिल हो जाते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं होता। ऐसा नहीं है। चुनाव हराया जाए या जिताया जाए, किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, किसान यूनियन अराजनीतिक नहीं है। मैं कह रहा हूं जो वोटर है वो राजनीतिक है, वो ठीक है, कोई लिख ले अपने आप नाम के आगे, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं पूर्ण रूप से राजनीतिक हूं, क्योंकि बिना कलम के, जो मैं अभी कह रहा हूं, बिना कलम के, बिना वोट की ताकत के हम लोगों के जीवन को बेहतर कर ही नहीं सकते। आप समझिए, जब बात आती है कि हमें लोगों के जीवन में वैल्यूज़ ऐड करना है, मैं कितने बच्चों की फीस जमा कर सकता हूँ? 1, 2, 3, 4। लेकिन यदि मैं नीति बनाने वाले लोगों में शामिल हो जाऊं और मैं नीति बना दूं कि इस देश में समान शिक्षा, समान अवसर सभी के लिए आज से लागू होता है, तो मैं कितने बच्चों के जीवन में बेहतर कर पाऊंगा। आज के दौर में किसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है और इसमें आपकी निजी राय क्या है? अगर आपको कोई मौका मिले या अमरोहा लोकसभा या गढ़ विधानसभा आपको मौका दे तो आप क्या सुधार करना चाहोगे? देखिए, किसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मात्र उसको उसकी फसलों का उचित दाम मिल जाए। वो तो मिल रहा है साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको ज्ञानवर्धन भी कर दूँ कि इस देश में किसान फसल उगाता है और एयर कंडीशन में बैठे लोग किसान की फसल का दाम तय करते हैं। जिस देश में सुई से जहाज बनाने वाला व्यक्ति अपने उत्पाद की कीमत तय करता है, लेकिन आवश्यक वस्तु पैदा करने वाला किसान सरकारों की तरफ टकटकी लगा कर देखता है और एडी उठा कर देखता है कि हुकूमत मेरी फसल का क्या दाम तय करेगी, और जो हुकूमत दाम तय भी करती है उस दाम पर खरीदा नहीं जाता। अभी देखिए मध्य प्रदेश में कितना बड़ा आंदोलन हुआ 3 दिन पहले मूंग की दाल के खरीद के लिए। मतलब सरकार ने दाम तय किया, हम कह रहे हैं कि सरकार जो दाम आपने तय किया एटलीस्ट उस दाम पर तो हमारी फसल बिक जाए, क्योंकि बहुत साधारण है। जैसे सर देश में मिनिमम वेजेस हैं, एक कानून है मजदूर के लिए कि मिनिमम वेजेस से कम यदि कोई भी पे करेगा तो जेल हो सकती है। वो ठीक है कि वो लागू होता है नहीं होता है, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, तो हमारी तो फसल का दाम जो सरकार तय कर रही है हमें वो नहीं मिल रहा है। दूसरा, आप इतिहास में जाइए, 40 साल के आंकड़े उठा लीजिए, 40 साल में, मैं सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना आप मेरे दोस्त, मैं बात करता हूँ नमक की, क्योंकि आटा किसान के घर पैदा होता है और नमक उद्योगपति के उद्योग से पैदा होता है। उद्योग से जो नमक पैदा हुआ उसकी महंगाई पिछले 40 साल में कितनी बढ़ी, और किसान के घर जो गेहूं पैदा हुआ, आटा नहीं, फिर ध्यान से सुनना, आटा नहीं गेहूं, क्योंकि हम लोग गेहूं पैदा करते हैं, आटा बाबा रामदेव पैदा करता है। हम लोग धान पैदा करते हैं, चावल राजधानी पैदा करता है। हम जो चीज़ें पैदा कर रहे हैं, हम कच्चा माल पैदा कर रहे हैं। हमारे गेहूं की कीमत पिछले साल में 40 वर्ष में इतनी नहीं बढ़ी जितनी नमक की बढ़ गई। यदि हमारी कीमत भी इसी तरह से बढ़ जाए जैसे इस देश में, मैं सोने की फिर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चांदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नमक और गेहूं की बात कर रहा हूँ जिसका चोली और दामन का साथ है। लेकिन उद्योगपति के यहाँ से आने वाली चीज़
100 गुना बढ़ी और किसान के खेत से आने वाली चीज़ 10 गुना भी नहीं बढ़ी। इतनी कम उम्र में, बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ आपकी एज नहीं रही होगी, आप इतनी तेज़ी से किसानों के बीच जा रहे हैं, बात रख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। कितना एक्सपीरियंस है आपको, कितने टाइम से आप अनुभव आदमी के पास जो होता है ना, वो अपना ही नहीं होता। अपना तो होता है लेकिन सिर्फ अपना ही नहीं होता, उसके बड़ों का अनुभव फिल्टर होकर उसके पास आता है। उसके माता पिता का, उसके दादा दादी का, उसके समाज का, उसकी संगत का, उसके दोस्तों का, उसकी जो तरबियत हुई है उसका, उसकी जो परवरिश हुई है उससे। तो मेरे पास जो भी कुछ चीज़ें हैं, और मैं मानता हूँ कि अभी तो शुरुआत है। वो कहते हैं ना कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, सारा आसमान बाकी है। अभी तो बहुत कुछ समाज को, अपने किसान वर्ग को, अपने मज़दूर वर्ग को देना है, उनके जीवन में जोड़ना है। लेकिन जो मेरे पास है वो सारा मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे दादा दादी, मेरे समाज से आया है। क्योंकि आज जो लोग संसद में बैठ के किसान की बात कर रहे हैं, उन्होंने किसान की समस्याएं किताबों में पढ़ी हैं और हमने उन समस्याओं में अपना जीवन जिया है। हमने देखा है कि जब अपने माता पिता को खेत से फसल ले जाते हैं तो व्यापारी फसल को पहले ज़मीन पे ले जाइए। आपको मैं बता दूं, हम जब धान बेचने जाते हैं तो हम अपनी ट्रॉली में लेके जाते हैं, पैक करके लेके जाते हैं अपनी ट्रॉली में, लेकिन व्यापारी कहता है कि पहले नीचे उतारिए, और किसान को लाचारी में ज़मीन पे उतारनी पड़ती है। और ज़मीन पे उतारने के बाद अब किसान दोबारा तो लोडिंग नहीं कर सकता। हमारा तो यहाँ तक शोषण होता है। हल चलाने वाले के हाथ में अगर जब देश की नीतियाँ बनाने का मौका मिले, तब ऐसे नेता पैदा होते हैं जैसे नेता आज हमारे सामने बैठे हैं। कमाल का सवाल में साथियों, मैं जहाँ तक परिचित हूँ और मैंने जहाँ तक मेरा अपना वो है, मैंने देखा है, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप कौन से आंदोलन से, किसान आंदोलन से? ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, आप मुतासिर हुए, आपको लगा कि नहीं मुझे किसानों की सेवा करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए? नहीं, पहले मैं बता दूं कि मैं किसानों की नहीं, किसान मेरा परिवार है। मैं तो अपने परिवार के हक के लिए खड़ा हुआ। यानी कि जितना किसान हो आपका परिवार? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और किसान के घर जन्मा, किसान के घर पला बड़ा। मैं तो खुद मिट्टी से निकल के आया हूँ। तो जो ये आप जो पूछ रहे हैं, जो मेरा सामाजिक और राजनीतिक मेरा बर्थ है, तो जो गर्भगृह है वो ये 21 का किसान आंदोलन है, जो 3 काले कानून के विरोध में पूरे देश का किसान एकजुट हुआ। हम भी उसमें शामिल हुए। उससे पहले मैं एजुकेशनिस्ट था। और अभी आप कुछ कह रहे थे कि जब इस तरह के लोग, तो हमारे एक बड़े किसान नेता इस देश में हुए हैं, स्वर्गीय राजेश पायलट जी। उन्होंने कहा है कि जब तक गरीब मजदूर किसान के बच्चे उस पंचायत में शामिल नहीं होंगे जहाँ देश की नीतियाँ बनाई जाती हैं, तब तक ये देश विकास नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे इसी के बीच में। आपने कहा कि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, मैं किसानों की पीड़ा को भली भांति जानता हूँ, भली भांति समझता हूँ। तो ये सेवा तो आप लोकदल में रह के भी कर सकते थे, आपने फिर भी इसी प्लेटफार्म पर आने का। हाँ देखिए, अभी आपने कहा ना, इंग्लिश में एक फ्रेज़ है, वियरर नोज बेटर वेयर द शू पिंचेस, जिस तन लागे वो तन जाने। तो हम किसान हैं और अपना दर्द जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सेवा नहीं, हम अपने हक मांग रहे हैं। हमें जिसके हक नहीं मिले वो सेवा क्या करेगा? आप समझ रहे हैं? हम इस देश के किसान हैं जो इस देश में मुख्य धारा में आने के लिए अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मुख्य धारा, मैंने कहा ना, सुई से ये पेन बनाने वाला, ये प्याला बनाने वाला अपने उत्पाद की कीमत तय करता है और बेचने का अधिकार रखता है। हम नहीं रखते। किसान को इस देश में, जब भी इस देश का बजट आता है, तो इस बार ध्यान से देखिएगा, किसान के हिस्से कर जाता है। वहाँ बड़ी हेडलाइन चलेगी मीडिया हाउसेस में कि किसान को दिया गया इतना कर्ज। किसान को क्या दिया जा रहा है? 6,000 रुपये प्रति वर्ष। और कहते हैं कि सम्मान निधि है। किसान को सम्मान नहीं, हक चाहिए। किसान को एडजेक्टिव नहीं चाहिए। आप किसान को कहते हो अन्नदाता, एडजेक्टिव लगाते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, नहीं चाहिए।
किसान को उसका हक चाहिए। आपने मुझको अन्नदाता कहा और मेरी थाली से अन्न उठा लिया, मेरी थाली आपने खाली कर दी। नहीं, आपकी थाली में अन्न है तो मेरी थाली में भी। हाँ ठीक है, आपकी थाली में हो सकता है कि बर्गर हो, आपकी थाली में हो सकता है कि पिज़्ज़ा हो, लेकिन मेरी थाली में चटनी वाली रोटी तो हो। आप मेरी रोटी छीनकर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप मेरे हक मारकर 3000 करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, युवा स्पोक्स पर्सन हैं आप, मैं समझता हूँ। अब तो बहुत उम्र हो गई, अब कहाँ युवा है। फिर भी अभी भी युवा हैं आप, ऐसा नहीं है। आपका शालीन स्वभाव और इसके लोग कायल हैं, और मैं भी इसका कायल हूँ आपके शालीन स्वभाव का, और आपकी जो तालीम है, जो आपकी तरबियत हुई है। दरअसल तालीम और तरबियत में फ़र्क होता है। जो बात कर रहे हैं वो तरबियत से बात हो रही है, तो ये तरबियत ही है कि हर समाज का युवा आपसे जुड़ना चाह रहा है। मैं देख रहा हूँ आपका जो जन्म स्थल है वो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र होता है। आप लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैं कर दूँ बात क्लियर कर दूँ तो हमारे यहाँ स्वर्गीय बाबू कनक सिंह जी वो विधायक रहे, तो मैंने सुना वो लोकदल से विधायक थे, मेरे तो याद नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं। तो थोड़ा सा लोकदल के बारे में हमारे दर्शकों को हमें बताइए आप। देखिए, लोकदल किसान मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का दल है, और आज ये वो लोकदल है जिस लोकदल ने इस देश को नीतीश कुमार जैसे, लालू यादव जैसे, रामविलास पासवान जैसे, मुलायम सिंह जी जैसे नेता दिए। और आज इस लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी हैं। हाँ, अलीगढ़ वाले। ये लोकदल आज इंडिया अलायंस में है। देश बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र को रक्षित और पोषित करने के लिए हम लोकसभा चुनाव में भी इंडिया अलायंस में थे, और आज भी बिना शर्त हमने अपना समर्थन दिया हुआ है। क्योंकि यदि लोकतंत्र नहीं बचा तो फिर तो हम कुछ भी नहीं बचे। हमारी सारी संभावनाएं, हमारा पोटेंशियल, हमारी योग्यता सब खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि लोकतंत्र बचा रहा तो हमारी संभावनाएं बची रहीं तो हम बहुत कुछ बन जाएंगे। क्या इंडिया अलायंस इस बार आपको मौका देगा गढ़ विधानसभा में? मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि अब ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। किनकी? जो हुकूमत में बैठे हैं। मेरी कोशिश नहीं है कोई हंगामा खड़ा करने की। मेरी कोशिश है कि जो लोग किसान, मजदूर, युवा सभी के हक लूट रहे हैं, उनसे कलम की ताकत ये देश की जनता वापस छीन ले। खेत का मैदान ज़्यादा मुश्किल है या टीवी डिबेट का स्टूडियो? हम तो किसान हैं, जहाँ लगा दोगे वहाँ अपने पूरे समर्पण के साथ अपना काम करते हैं, और हमें लगता है कि हमारे लिए खेत का मैदान बढ़िया है। अपना खाओ, काम करो और सो जाओ। किसान की सबसे बड़ी ताकत संगठन है या सही नीतियाँ? संगठन किसान के हालात बदतर होने से बचाता है और नीतियाँ बेहतर करती हैं। किसान की सबसे बड़ी ताकत, जैसे मैंने पूछा, आपने कहा संगठन जो है किसान को मजबूत करता है। हाँ, उसके हालात बदतर होने से बदतर नहीं हो उसके हालात, उसके लिए बता दो। उसके लिए है, और बेहतर होने के लिए तो नीतियाँ बनानी पड़े। एक बात जो आप किसी भी राजनीतिक मंच पर बेबाकी से बोलना चाहते हो, किसी भी राजनीतिक मंच पर बेबाकी से बोल सकते हो। ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। कोई इस मुल्क को अपनी पनौती ना समझे। ये हमारा देश है, किसानों का देश है, और जो इस देश में किसानों का हक लूटेगा हम उसके सामने खड़े रहेंगे। राजनीति में आने से किसान नेता की धार तेज होती है या कमज़ोर होती है? हाँ, निश्चित रूप से मजबूती मिलती है, क्योंकि राजनीति जहाँ नीतियाँ बनेंगी, हम नीति बना दें कि किसान का 24 घंटे में गन्ना भुगतान होगा तो सब किसान को बेहतर हो जाएगा। और ऊपर से नीतियाँ बना दें, जैसे उत्तर प्रदेश में, और खासकर अपनी विधानसभा की बात करें, गढ़मुक्तेश्वर में आज देश में नीति है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, लेकिन आपके जनपद हापुड़ में 14 महीने में नहीं हो रहा है। कारण है उसका कि उसमें सजा का प्रावधान और जुड़ जाए। जिस दिन सजा का प्रावधान किसान का बेटा कलम की ताकत लेकर नीतियां बनाएगा, उस दिन इन उद्योगपतियों के लिए सजा का भी प्रावधान करेगा, और ये लाचार होंगे किसान को समय पर भुगतान देने के लिए। आज आपसे कमाल का सवाल यह है, अगर देश के कृषि मंत्री और अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता में से किसी एक को चुनकर किसान हित में कड़ा फैसला लेने को कहा जाए, तो आप किसके सामने बिना झिझक अपनी बात रखेंगे और क्यों? क्योंकि मुझे अपना जीवन
किसान हित के लिए मैंने समर्पित किया हुआ है। मेरी पार्टी के बड़े नेता हों, इस देश में जिन लोगों को हमने, आप समझिए, कृषि मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी को हम लोगों ने अपनी वोट की ताकत से अधिकार दिया है और उन्होंने संकल्प लिया है कि हम जनहित में, राष्ट्रहित में काम करेंगे और नहीं करेंगे तो हम सवाल पूछेंगे। कोई भी हो, जो भी किसान विरोधी बात करेगा, क्योंकि जो किसान विरोधी है वो देश विरोधी है। गांधी कह के गए हैं, ये देश हिंदुस्तान खेत खलियान में बसता है। ये देश हिंदुस्तान खेत खलियान में बसता। हर राजनीतिक दल चुनाव आते हैं तो किसान के लिए नई नई नीतियाँ लाते हैं, बिजली फ्री देंगे, ये खाद फ्री देंगे, सब्सिडी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाते हैं किसान हाशिए पर आ जाता है। क्या किसानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाता है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब चुनाव लड़े जाते हैं तो तब वादे बताए जाते हैं और जब चुनाव संपूर्ण हो जाते हैं, सत्ता मिल जाती है, तो फिर बड़े बड़े वादों को भी हमने देखा है बड़ी सत्ता में, और बड़े लोग जुमला बताते हैं। आपकी पार्टी क्या फैसला लेगी इस पर? क्या आपकी पार्टी भी जुमला करेगी? हमारी पार्टी, हम फिर बता रहे हैं, हमारी पार्टी तो किसानों की पार्टी है तो राजनीतिक पार्टी ना। हाँ, तो राजनीतिक पार्टी बुरी नहीं होती, विचारधारा गलत होती है, व्यक्ति की इंटेंशन गलत होती है। राजनीतिक दल तो इस देश को चला रहा है, लेकिन राजनीतिक दल की विचारधारा क्या है? राजनीतिक दल खुद चल रहा है, जनहित में चल रहा है, या किसी उद्योगपति, किसी अडानी, किसी अंबानी के पैसे से इस देश में पूंजीवाद को स्थापित कर रहा है और आम जनता के हकों को लूट रहा है और पूंजीवाद के लिए काम कर रहा है। सवाल ये है, चुनाव के दौरान कर्ज माफ़ी, मुफ्त सुविधाएं के बड़े बड़े वादे होते हैं। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी से क्या बुनियादी बात रखेंगे अगर आप सत्ता में आते हैं? किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए इस देश का। जब तक किसान कर्ज मुक्त नहीं होगा, उसको उसकी फसलों का दाम नहीं मिलेगा, तब तक इस देश का किसान मुख्यधारा में नहीं आ सकता। और मुश्किल क्या है, यदि वर्तमान सरकार नहीं, कैसे कर्ज मुक्त होगा? मैं बता तो रहा हूँ, ये साधारण सा सवाल है। यदि वर्तमान सरकार हजार करोड़ उद्योगपति के वेव ऑफ कर सकती है, तो किसान के 50,000 क्यों नहीं? जिसने रोटी उगाई तुम्हारे लिए, जो बारिश, धूप, छांव सबको सहकर तुम्हारे लिए रोटी उगाता है, आप उसका 50,000 नहीं? और उद्योगपति का, नीरव मोदी का, आप उद्योगपति का हजार करोड़ वेव ऑफ कर रहे हो, और किसान के लिए 50,000 में या लाख में उसके लिए आप सवाल उठाते हो। नहीं, जब इस देश का किसान कर्ज मुक्त होगा तो वो और समर्पण के साथ खेती करेगा, और जब खेती करेगा तो देश में खुशहाली आएगी। नेता बनने से पहले और चुनाव के समय सब वादे करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं कि एमएसपी का अगर बजट बिगड़ गया तो देश का बजट बिगड़ जाए। ये पूरे देश को भ्रमित करने का सवाल है, पूरे देश को भ्रमित करने का सवाल है। ये जो भी अर्थशास्त्री ये बात कह रहे हैं या जो भी राजनेता ये बात कह रहे हैं, वो देश के आम नागरिक को भ्रमित कर रहे हैं, पूरी तरह से भ्रमित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इस देश में किसान को उसकी फसलों के दाम मिलेंगे, एमएसपी मिलेगी, C2 + 50% मिलेगा, तो निश्चित रूप से मजदूर को भी उसके पूरे हक मिले। किसान के यहाँ से 60% रोजगार पैदा होता है, 60%। और जब किसान की फसल उचित दाम पर बिकेगी तो किसान उस पैसे को कहाँ रखेगा? मेरी फसल का मुझे एमएसपी आपने दे दिया, अच्छा दाम मुझे दे दिया, मैं अर्थशास्त्र की भाषा में आपको समझा रहा हूँ। मान लो मेरी फसल का दाम आपने मुझे दिया, मुझे पैसा आया, मैं उस पैसे को कहाँ रखूँगा? गटर में डालूंगा, संदूक में रखूँगा, बाजार लेकर जाऊँगा। और जब बाजार उस पैसे को लेके जाऊँगा तो वो पैसा क्या करेगा, क्या करामात करेगा? वो जीडीपी को बढ़ाएगा। और जब जीडीपी बढ़ेगी, जब कंजप्शन पावर बढ़ गई, जब आदमी की खरीदारी की क्षमता बढ़ गई, पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो मुझे बताइए जीडीपी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? और जब जीडीपी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश विकसित होगा। साथियों, आज जो शख्सियत थे मैं इनका परिचय करा चुका हूँ, श्री हरीश सिंह जी। बहुत अच्छे सवाल रहे हमारे, बहुत अच्छे जवाब मिले। मुझे उम्मीद है कि आपके इन सवालों से, अगर आप कोई सवाल आपको पसंद ना आया हो, कोई जवाब से आपको तसल्ली नहीं हुई हो, कोई लगता हो कि नहीं सवाल का जवाब सही नहीं था, तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि हम फिर अगले सवाल में दोबारा फिर हरीश जी को बुलाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को या उन युवाओं को जिनसे आपको बहुत सारी उम्मीदें, यानी उन लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, वो आपको कई रूप में, अलग अलग रूप में देखते हैं। किसान नेता के रूप में देखते हैं, पार्टी प्रवक्ता के रूप में देखते हैं, एक वो देखते हैं कि हमारी कोई लीडरशिप करे, हमारी कोई रहनुमाई करे। उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे से? मैं बस एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, जब आप कहीं भी डाइन आउट के लिए जाते हैं और जहाँ खाना खाते हैं ना, उसको थैंक यू बोलते हैं आप। लेकिन खाना खाते समय आप उसको भी थैंक यू बोलिए जिसने वो अन्न पैदा किया, क्योंकि यदि अन्न पैदा करने वाला उस अन्न को पैदा नहीं करता तो कोई रेस्टोरेंट आपको अच्छा खाना नहीं खिला पाता। हाँ, उसका भी हक बनता है थैंक यू का, लेकिन किसान को भी थैंक यू बोलिए। और जब आप शाम को खाना खाते हैं, आपकी थाली में खाना आता है, तो ज़रा उस किसान को भी याद करिए जिसने आंधी में, बारिश में, तूफान से लड़कर, प्रकृति से लड़कर आपके लिए ये अन्न पैदा किया है। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाकई में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो आपने लास्ट वाली बात कही कि किसान को एक धन्यवाद, एक शुक्रिया, एक थैंक्स। हम सच बात है, हम होटल पर, रेस्टोरेंट पर जाते हैं, कोई हमें खाना लेकर आता है और वो अच्छी सर्विस देता है, उसको भी हम थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जो हमारी थाली तक खाना पहुंचा रहा है, उसका हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो हमें याद रखना चाहिए, किसान अन्नदाता है इस देश का। बहुत बहुत नमस्कार सर। थैंक यू, बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत हेल्दी डायलॉग रहा है आपके साथ।